ईरान पर हमले से पहले ताकत और तकब्बुर के नशे के अंदर फिरौनी लहजा रखने वाले एक शख्स का जरा कॉन्फिडेंस देखें। Our country is winning again. In fact, we're winning so much that we really don't know what to do about it. लेकिन जब पलट वॉर के अंदर पहली बार कोई टक्कर का दुश्मन मिला तो इससे मार खाने के बाद इस शख्स की हालत देखें जैसे एक हारा हुआ और थका हुआ इंसान हो जिसका तकब्बुर टूट चुका हो। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स के अंदर अपनी मजीद लीक से ब्लैकमेल होकर ईरान पर बिना सोचे हमला तो कर दिया, लेकिन जैसा इसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत के बाद ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान ये था कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी जैसे बाकी मिडल ईस्ट के मुल्कों के अंदर इन्होंने किया था। फिर इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर यहाँ पर कामयाब किस्म का रजीम चेंज ऑपरेशन होगा, यहाँ पर अपनी कोई पपेट हुकूमत लाकर बिठा देंगे। पर हुआ यह है कि आयतुल्लाह ख़मीनी अपनी शहादत के बाद इनके लिए मजीद डेंजरस हो गए हैं और उसके अलावा 280 के करीब छोटी बच्चियों की स्कूल पर बम गिराकर जिस तरह से शहादत की गई, इस अमेरिकन और इसराइली जारियत ने ईरानी अवाम को इकट्ठा कर दिया है और ईरान मजीद ताकत के साथ हर जगह पर हमले कर रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर कोई जगह इसके हमलों से महफूज नहीं है। यहाँ तक कि इसने अमेरिका के इब्राहिम लिंकन बैरी जहाज को भी निशाना बनाया और अमेरिका के F-17 तैयारे ईरान ने इंतहाई चालाकी से गिरवा दिए हैं। इन तैयारों के गिरने के बाद अमेरिका का ये कहना था कि ये फ्रेंडली फायर के अंदर गिर गए हैं, गलती से एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको गलती से मार गिराया। पर दोस्तों पूरी बात यह है कि ईरान के शाहिद ड्रोन जो कि सुसाइडल होते हैं वो जानबूझकर इन F-17 फाइटर जेट्स के पास गए, एयर डिफेंस सिस्टम इनको टारगेट करते हुए अमेरिका के इन F-17 जहाजों को भी उड़ा दे और ये ट्रिक कामयाब रही। दूसरी अहम खबर यह है कि एक एक करके अमेरिका के इत्तेहादी इसका ईरान पर हमले के लिए साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यूके ने इस जंग के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया है और वो भी अमेरिका के प्रेशर पर अपनी एयर स्पेस देने के लिए हामी भरी है। इसके अलावा स्पेन ने अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया और इस जंग के अंदर भी कूदने से साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि अमेरिका और इसराइल का ये ईरान पर हमला दरअसल इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। इसके अलावा स्पेन ने गजा पीस ऑफ बोर्ड का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप शदीद गुस्से के अंदर है और इससे सफारती ताल्लुकात समेत अपनी ट्रेड भी खत्म करने की धमकी दी है। स्पेन खुलेआम ये साफ तौर पर कह रहा है कि ये तमाम हमला दरअसल सिर्फ इसराइल को राजी करने के लिए है, दुनिया का इसके अंदर कोई मफाद नहीं है। स्पेन ने मायूस किया। दरअसल मैंने स्कॉट बेसेंट से कहा है कि स्पेन के साथ तमाम मामलात मुअत्तल कर दें। मैं चाहूँ तो कल ही या आज ही स्पेन से मुतालिक हर चीज रोक सकता हूँ। स्पेन के साथ तमाम इक्तिसादी ताल्लुकात खत्म कर सकता हूँ। मुझे यह हक हासिल है। मैं ब्रिटेन से भी खुश नहीं हूँ। दरअसल ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने देने में हिचकिचाहट दिखाई। स्पेन बहुत बुरा रहा है, उससे सारा व्यापार खत्म करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने भी ट्रंप को जवाब दिया है। सिर्फ कुछ लोगों की बदले की कार्रवाई के डर से हम किसी ऐसी चीज में शामिल नहीं हो जाएंगे जो दुनिया के लिए बुरी है और हमारे मूल्यों और हितों के उलट है। इसके अलावा फ्रांस और जर्मनी जो कि अमेरिका के इत्तेहादी समझे जाते हैं, उन्होंने भी मिलिट्री तौर पर अमेरिका की मदद करने की बजाय सिर्फ बयान की हद तक या फिर असले की हद तक उसकी मदद करने का ऐलान किया है। ईरान के मिडल ईस्ट पर एक के बाद एक हमले के बाद सूरत हाल ये है कि मिडल ईस्ट से एक एक करके यूएसए के जहाज वापस जा रहे हैं क्योंकि वहां पर मजीद कभी भी अटैक हो सकता है। ईरान से बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमेरिका ने कतर बहरीन में अड्डों से अपने सैकड़ों फौजी निकाल लिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा लिखा, इकदाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर किया गया है। आप जरा सोच के देखें कि क्या कभी आप ये सोच भी सकते थे कि एक इस्लामी मुल्क ईरान अकेले यूएसए वक्त की सुपर पावर की ये हालत कर देगा कि वो वहां से दुम दबाकर अपने वतन वापस भागेगा। जरा सोचें, ये खुद को सुपर पावर कहने वाले मुल्क के लिए कितनी जिल्लत की बात है कि वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर अपने अड्डों से भाग जाए। और इसराइल की या तिल अवीव की तो बात ही ना करें क्योंकि वहां पर लगातार ईरान के हमले जारी हैं जो कि कभी क्लस्टर बम्स की सूरत में तो कभी सुपरसोनिक मिसाइल वहां पर तबाही मचा रहे हैं। ईरान से मुसलसल मार खाने के बाद इसराइली रब्बई रो रो कर दज्जाल को पुकार रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि मोदी साहब ने आखिरकार नेतन्याहू से अपनी यारी निभा दी है क्योंकि 2 हफ्ते पहले एक ईरानी शिप इंडिया के विशाखापट्टनम के अंदर नेवल एक्सरसाइज के लिए इंडिया की दावत पर यहाँ पर आई थी, लेकिन वो जैसे ही भारत के जेरे कंट्रोल इंडियन ओशन से वापस जा रही थी तो इसकी मुखबरी इसने अमेरिका और इसराइल को कर दी, जिसके बाद अमेरिकन शिप्स ने इसको टारगेट करके वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया। इस ईरानियन शिप के अंदर 87 लोग मारे गए और इसके अंदर सैकड़ों लोग जख्मी और अभी तक लापता हैं। हालांकि ईरान को इस बात का पहले से खतरा था और इसीलिए इसने जंग की वजह से कुछ दिन यहाँ पर इंडिया के अंदर इस शिप को रोकने की दरखास्त की थी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था। आखिर इस इनकार के बाद ये जहाज श्रीलंका रवाना हुआ तो भारत ने इसकी लोकेशन अमेरिका को दे दी और इसे श्रीलंका के करीब निशाना बनाया गया।
पर अभी तक मोदी के मुंह से एक लफ्ज मजम्मत का नहीं निकला। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये वही ईरान था जिसने भारत को चाबहार पोर्ट दी थी, सस्ता तेल दिया, भारत को अच्छे हमसाये की तरह ट्रीट किया, और इस बंदे ने इस मेहमान नवाजी का, इस एहसान का बदला आज ईरान को दे दिया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान पर मुसलसल यूएसए और इसराइल की बमबारी जारी है। खास तौर पर अस्फहान शहर पर लगातार कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की जा रही है, जैसा कि इसराइल ने गजा में की थी, ताकि ईरान की मिलिट्री तनसीबात और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तबाह हो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जहां से वो मिसाइल लॉन्च करता है वो जमीन के नीचे बने हुए हैं। इन दोनों मुल्कों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इनको तबाह करने की बजाय इस इंफ्रास्ट्रक्चर को ढूंढना है। उससे भी अच्छी खबर यह है कि खबरों के मुताबिक ईरान के अंदर 4.4 मैग्नीट्यूड का जल्जला रिपोर्ट किया गया है, जो कि इसराइल और यूएसए के मुताबिक नेचुरल नहीं है, बल्कि दुनिया को यह शक है कि शायद ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर इसकी टेस्टिंग की है और ये उसी का धमाका था। देखें, इस वक्त ईरान के पास इतना इनरिच यूरेनियम मौजूद है जो कि 99% तक इनरिच हो गया, तो ईरान सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 न्यूक्लियर बॉम्ब एक साथ बना सकता है। और अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि पूरी गेम ही पलट जाएगी। किसी मुल्क की जरूरत नहीं होगी ईरान पर डायरेक्ट जंग करने की। इसके अलावा ईरान के गल्फ कंट्रीज पर हमलों के बाद हम देख रहे हैं कि इन मुल्कों की एयरलाइन बंद होने की वजह से अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इनकी ट्रेड बंद हो चुकी है, वहां से तेल की सप्लाई नहीं हो रही, और ये गल्फ कंट्रीज स्टेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होने के बाद मुसलसल ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि बैकडोर से ट्रंप मिन्नतों पर उतर आया है और खबरों के मुताबिक पाकिस्तान समेत गल्फ मुल्कों को कह रहा है कि ईरान से हमारी डील करा दो ताकि ये जंग खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ईरान ने इस जंग का फायदा उठाकर न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो ये मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका और इसराइल की मौत है। देखिए, आयतुल्लाह खुमैनी जब जिंदा थे तो उन्होंने हमेशा ये फतवा देकर कहा कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इससे आम लोग मरते हैं। ईरान को उन्होंने ये हथियार बनाने से रोके रखा, पर अब नहीं, क्योंकि जब आयतुल्लाह खुमैनी को शहीद कर दिया गया है तो उस वजह को ही खत्म कर दिया गया है, और यकीनन ईरान तेजी से इस पर काम कर रहा है। और अमेरिका की दूसरी सरदर्दी ये है कि अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम के जो इंटरसेप्ट मिसाइल मौजूद हैं, जो कि ईरान के हमलों को हवा के अंदर ही तबाह कर देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। जबकि ईरान का कहना है कि हम जितने मिसाइल इनको मार रहे हैं उससे ज्यादा हर दिन बना रहे हैं, यानी हम एक दिन के अंदर 500 मिसाइल भी बना सकते हैं। और मसला सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत लाखों और मिलियन डॉलर्स के अंदर भी होती है, जबकि ईरान का मिसाइल सिर्फ चंद हजार डॉलर के अंदर बन जाता है, तकरीबन 20 से 30 हजार डॉलर के अंदर। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि इस इंटरसेप्ट मिसाइलों की वजह से अमेरिका और इसराइल को मौशी तौर पर कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। सऊदी ऑफिशियल ने लाइव टीवी पर आकर यह कहा कि यूएसए ने जिस तरह से हमें दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इस वक्त वो सिर्फ इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारी कोई फिक्र नहीं है। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि यूएसए फ्यूचर के अंदर मिडिल ईस्ट के मुल्कों के अंदर अपना ट्रस्ट खोता जा रहा है डिफेंस के मामले में। अब बज़ाहिर तो अमेरिका ने अपने टॉमहॉक मिसाइल से ईरान पर हमला शुरू कर दिया है और साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया है कि हम बहुत जल्द अपनी आर्मी को ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतार सकते हैं। पर दोस्तों, सच ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये यूएसए की सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान, शाम के अंदर जब ये जमीनी फौज उतारी गई थी तो सिर्फ ये यूएसए की फौज नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड नेशन के मुल्कों की ज्वाइंट फोर्सेस थी। लेकिन इस वक्त यूएसए बिल्कुल अकेला पड़ चुका है, और उसकी वजह साफ है कि ये अमेरिका की या फिर उनके सर्वाइव की जंग नहीं है, बल्कि सिर्फ इसराइल के सर्वाइवल की जंग है, जिससे उनको कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ईरान ने खुलेआम ये धमकी भी दे दी है कि अगर फ्रांस, बरतानिया या कोई भी और मुल्क इस जंग के अंदर शामिल होता है तो उसको भी दुश्मन समझा जाएगा और इससे भी इसी तरह से जंग होगी। और ये बात सेंस भी बनाती है, क्योंकि ये सब डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि शेर के मुंह में हाथ डालकर ये अपने मुल्क की तबाही कभी नहीं करवाएंगे। ईरान जख्मी शेर की तरह लगातार हमले कर रहा है, इसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पर यूएसए समेत इन मुल्कों के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए बार बार ईरान को मुज़ाकरात की ऑफर हो रही है, पर इसने जवाब दिया है कि अब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस चीज से मायूस होकर इसका अगला प्लान जिस पर अमेरिका गौर कर रहा है वो ये हो सकता है कि इराक और शाम के अंदर मौजूद कुर्द फोर्सेस को हथियार देकर इनको ईरान से जंग के अंदर उलझा दे। ईरान को शिकस्त देने में नाकामी के बाद अमेरिका ने कुर्द जंगजुओं से मदद मांग ली है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में साथ देने के लिए अमेरिका ने कुर्द जंगजुओं से राब्ता किया। अमेरिका की ईरान में बगावत की कोशिशें, माहिरीन के मुताबिक कुर्द फोर्सेस से हाथ मिलाने का मंसूबा खित्ते को गैर मुस्तहकम करेगा। पर यह इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है, क्योंकि ईरान से लैंड पर कार्रवाई करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह इसकी टफ जियोग्राफी है। ये चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों और समंदर से घिरा हुआ है, जो कि जंग की मुश्किलें हद से बढ़ा देती हैं। और इसके अलावा इसके सराब बहुत ज्यादा लंबे हैं, जो किसी भी जमीनी फौज का कब्रिस्तान बन सकती हैं। और इस सबसे बढ़कर जरा तसव्वुर करें कि अगर यूएस फोर्सेज ईरान के अंदर दाखिल भी हो गई तो वहां की अवाम जो कि शदीद गुस्से के अंदर है, इनका क्या हाल करेगी। ईरान में रजीम चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वहां के लोग इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाते, लेकिन हमने देखा कि आयतुल्लाह खुमैनी की शहादत के बाद और छोटी बच्चियों को मारने के बाद उनका गुस्सा मजीद बढ़ गया।
वेस्टर्न मीडिया ने बहुत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि ये दिखाएं कि वहां पर अवाम अब सड़कों पर निकल आई है अपनी हुकूमत के खिलाफ और वहां पर लोगों ने जश्न मनाया आयतुल्ला की वफात के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग खिलाफ थे भी वो भी ईरान और इसराइल के इस हमले के बाद एक होकर एक कौम बन चुके हैं। इस बंदे का ख्याल था, इसका तकब्बुर था कि मेरे पास फिरौन की ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर जब ईरान ने औकात दिखाई और थोड़ी सी हिम्मत दिखाई तो अल्लाह ने इसकी दहशत इस सुपर पावर के दिल में बिठा दी। इस बंदे ने अपना इंजाम सोचे बगैर इस जंग के अंदर सींग फंसा लिए, बस नेतन्याहू से ब्लैकमेल होकर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक हुआ है जो कि ईरान ने किया है, पर यह सच नहीं था क्योंकि सच अब सामने आया है। क्योंकि ईरान ने कहा है कि सऊदी अरेबिया हमारा मुस्लिम भाई है, हमारा टारगेट सिर्फ यहाँ के यूएसए के असासे थे, हमने अरामको रिफाइनरी पर कोई अटैक नहीं किया, ये इसराइल ने किया है। जी हाँ, इसराइल ने। फिर एक और इंकशाफ हुआ है कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टर ने खुफिया खबर दी है कि सऊदी अरेबिया समेत कतर समेत गल्फ मुल्कों के अंदर इसराइली जासूसों को पकड़ा गया है जो कि ऐसी हसाफ जगहों पर बम लगा रहे थे। इन लोगों का प्लान था कि इन मुल्कों के अंदर धमाका करके इसका इल्जाम भी ईरान पर डाल दें ताकि ये गल्फ कंट्रीज गुस्सा होकर ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं। इन सुन्नी मुस्लिम मुल्कों को ईरान के खिलाफ जंग के अंदर शामिल होने की वजह दी जाए। इसके अलावा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने यह भी बताया था कि मोहम्मद बिन सलमान पर यूएसए की न्यूज एजेंसी वॉशिंगटन पोस्ट ने इल्जाम लगाया कि ईरान पर हमले के लिए मोहम्मद बिन सलमान ही लगातार ट्रंप को फोन करता रहा। और मैंने आपसे कहा था कि आप देख लेना कि फ्यूचर के अंदर जाकर यह साबित होगा कि यह खबर झूठी थी और ये शिया सुन्नी इख्तलाफ को बढ़ाकर मुसलमानों को तोड़ने की और इनको आपस में लड़वाने की चाल है। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। अभी अभी खुद मोहम्मद बिन सलमान का बयान आया है कि यह सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। और वैसे भी दोस्तों, कॉमन सेंस की बात है कि अगर इन लोगों के पास कोई सबूत होते तो ट्रंप एक मिनट ना लगाता इसको सामने लाने में, और अमेरिका और इसराइल के पास इससे अच्छा मौका और क्या था अगर इनके पास सबूत होते तो सऊदी अरेबिया को ईरान के खिलाफ करने के लिए। इसलिए अगर आप इन तमाम चीजों पर गौर करें और इन तमाम कड़ियों को मिलाते जाएं तो आप समझ जाएंगे कि ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है बल्कि मेंटल लेवल, साजिशी और प्रोपेगेंडा भी जोरों शोर से इन दोनों मुल्क की खुफिया एजेंसियां चला रही हैं। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है और किसी भी खबर पर यकीन करके रिएक्शन देने के बजाय इंतजार करें प्रॉपर खबर आने का। इसी वजह से मैं 2-3 दिन तक इंतजार करके तमाम सूरत हाल को देख कर खबर कंफर्म करके फिर आपके सामने लाता हूँ। अगली खबर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके बहुत बड़ा स्टेप लिया है जिसको आम बंदा नहीं समझ सकता। ईरान को इससे कोई नुकसान नहीं होना क्योंकि उस पर पहले से पाबंदी है, वो अपना ऑयल किसी को नहीं बेच सकता। चाइना के अलावा इसका कोई मुस्तकिल कस्टमर ऑयल और गैस का पहले भी नहीं था। लेकिन अगर बात करें मिडिल ईस्ट की या फिर गल्फ कंट्रीज की जैसा कि इराक, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, तो इनका तेल 70 to 80% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से होकर जाता है जिसको ईरान कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि इन मुल्कों की एक एक दिन की कमाई बंद हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश करने वाली है और गल्फ कंट्रीज मजबूर होकर ये जंग किसी भी हाल के अंदर रुकवाएंगे, ज्यादा देर तक अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि ट्रंप को इस बात का पहले से अंदाजा था कि शाह फैसल के दौर की तरह इनकी ऑयल सप्लाई बंद होने से इनकी यूएस मार्केट क्रैश कर सकती है, तो उसने पहले से ही वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व पर कब्जा कर लिया था ताकि अपनी जरूरियात यहाँ से पूरी करता रहे। और दूसरा, इसने ये भी ऐलान किया है कि हम अपनी नेवल शिप्स को भेजकर इस रास्ते को खुलवाएंगे और इन जहाजों को बाहर निकालेंगे जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। ईरान ने चाइना के अलावा तमाम बहरी जहाजों को यहाँ से गुजरने से रोक दिया है क्योंकि चाइना बैक डोर से ईरान को वाकई मदद भी कर रहा है, जबकि रशिया अपनी यूक्रेन जंग की वजह से उसकी मिलिट्री तौर पर तो मदद नहीं कर सकता लेकिन हथियारों की मदद से उसकी काफी हद तक सपोर्ट कर रहा है। और अभी की खबरों के मुताबिक इसने ईरान के साथ हथियारों की खुफिया तौर पर एक बहुत बड़ी डील की है। ईरान ने रूस के साथ तकरीबन 1 खरब 64 अरब रुपए मालियत का दिफाई मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत ईरान कंधे पर रखकर फायर होने वाला जदीद मिसाइल निजाम हासिल करेगा। 2500 9M336 मिसाइल फराहम किए जाएंगे। इम्कान जाहिर किया गया है कि कुछ यूनिट्स पहले ही ईरान को फराहम किए जा चुके हों। देखिए, अगर ऐसा होता है कि यूएस अपने शिप्स को यहाँ पर वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए भेज देता है तो ये जंग मजीद फैल सकती है और अब की बार ईरान इन शिप्स को जरूर टारगेट करेगा, तो ये जंग पूरे खित्ते के अंदर फैल सकती है। खबरों में यह भी आ रहा है कि हमास ने अभी इसराइल पर रॉकेट से हमला किया है, लेकिन ये खबर अभी तक कंफर्म नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो इसको रिपोर्ट कर रहा है लेकिन इंटरनेशनल मीडिया नहीं। सबसे पहले आपको बताएं, फलस्तीनी मुजाहमती तहरीक हमास के इसराइल पर जमीन, समंदर और फजा से हमले, 22 इसराइली हलाक, सैकड़ों जख्मी और दर्जनों यरगमाल बना लिए गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की अल-क़साम ब्रिगेड ने पहले हजारों रॉकेट दागे और फिर पैदल दस्ते सरहदी बाड़ तोड़कर इसराइल में दाखिल हुए। अल-क़साम ब्रिगेड के मुजाहमतकार मोटर ग्लाइडर्स के जरिए फजा से भी इसराइल में दाखिल हुए। इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि शिया सुन्नी फसाद को भड़काया जाए और गलत फहमियों में डालकर गल्फ मुल्कों को, जिनको दीन का हुक्म था कि काफिरों को दोस्त ना बनाओ, इनको अपना डिफेंस दे रखा था, इन्हें ईरान से नफरत में डालकर लड़वाया जाए।
मिसाल के तौर पर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि साइप्रस यानी तुर्किया के अंदर मौजूद बरतानिया की नेटो की एयरबेस पर भी ईरान ने ड्रोन हमला किया था, लेकिन सच ये है कि वो हमला भी ईरान ने नहीं किया था, बल्कि ईरान के शहीदी ड्रोन जैसा एक ड्रोन था जो कि इसी की तरह दिखता था, जिसको इसराइल ने मारा था। और इसका मकसद ये था कि तुर्की समेत यूनाइटेड नेशन के मुल्क भी इस जंग के अंदर ईरान के खिलाफ शामिल हो जाएं। अब आप समझ रहे हैं ना कि कितनी ज्यादा साजिशें चल रही हैं मैदान जंग के अलावा भी। ये जंग इसराइल और अमेरिका ने तब शुरू की जब इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन मुआहदा फाइनल हो चुका था और ईरान ने मान लिया था कि हम जोहरी हथियार नहीं रखेंगे, हम IAEA की इंस्पेक्शन टीम को भी अलाउ करेंगे। पर अमेरिका को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसको तो इसराइल मुसलसल प्रेशराइज कर रहा था कि तुमने हर सूरत ईरान पर हमला करना है, सो अगर ये डील हो जाती तो ये हमला किस तरह से करते। सो इसलिए हमने देखा कि ऐन मुज़ाकरात के दौरान इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया और बहाना ये दिया कि अगर हम हमला ना करते तो ईरान हम पर पहले हमला कर देता। पर मसला ये हुआ है कि अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर ने खुद मीडिया पर आकर ये बता दिया है कि ईरान की तरफ से किसी भी पेशगी हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमारे पास थी ही नहीं। सो बिल्कुल ऑब्वियस ही है कि इसराइल को यह हमला अमेरिका से करवाना ही था, क्योंकि इस खित्ते के अंदर सिर्फ खतरा ईरान, तुर्की और पाकिस्तान से इसराइल को है, जो कि पलटकर जवाब दे सकते हैं, अपना डिफेंस करने की सलाहियत रखते हैं। आपने खुद देखा कि जब एक बिजनेसमैन और बेवकूफ शख्स के हाथ के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क की कमांड दे दी जाए तो वो उस मुल्क का यही हाल करता है जो कि इस बंदे ने किया है। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इसका बिना सेंसर नाम 10 लाख बार आया और इसने इतने घिनौने काम किए हैं कि अगर सब सामने आ जाएं तो खुद अमेरिकन अवाम इसको चौक पर लटका देगी। बच्चों के साथ जो कुछ ज्यादती की गई उसको इसराइल के अलावा दुनिया का कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। अमेरिका में इस पर 0 टॉलरेंस है। अभी अमेरिकन सेनेटर ने भी ये सवाल खड़ा कर दिया है कि ट्रंप किस वजह से ब्लैकमेल हो रहा है, क्योंकि 40 साल से इसराइल ये हमला हर अमेरिकी सदर से करवाना चाहता था, पर ट्रंप को ये अचानक से किस वजह से करना पड़ गया। डेमोक्रेटिक पार्टी की सेनेटर एलिजाबेथ वार्न ने कहा है कि इसराइल पिछले 40 साल से अमेरिका के जरिए ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन तमाम अमेरिकी सदर इतने मजबूत थे कि वो इसराइल को नो बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप पहला सदर है जो इसराइल के हाथों ब्लैकमेल हो गया। वजह यह थी कि इस बंदे ने एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए और अगले सदारती इलेक्शन को, जो कि इसी साल नवंबर के अंदर है, वाह समेटने के लिए ईरान पर हमला तो कर दिया, पर अब बाहर निकलने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही और ये जंग लंबी तर और महंगी तर होती जा रही है। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल को इस तरह का पपेट सदर दोबारा कभी नहीं मिलना था, इसलिए खास तौर पर इस मौके पर इसको इस हमले के लिए चुना गया। पर अमेरिका की 90% अवाम ईरान पर हमले के हक में नहीं है और अभी की खबरों के मुताबिक US सबमरीन ने भरे मजमे के अंदर खड़े होकर कहा कि हमारे फौजियों को इसराइल के लिए मरने क्यों भेज रहे हो, ये हमारी नहीं बल्कि इसराइल की लड़ाई है जिसकी खातिर हमारे फौजियों को मरवाया जा रहा है। इस बात पर इस बेचारे को जबरदस्ती हॉल से बाहर निकाल दिया गया और इस दौरान इसका बाजू भी टूट गया। सच ये है कि अगर मजीद ये जंग 1 महीना भी और चल जाती है तो अमेरिका इकोनॉमिकली तौर पर बहुत वीक हो जाएगा, क्योंकि अभी की खबरों के मुताबिक AI का इस्तेमाल करके ईरान के अंदर जिन ठिकानों पर निशाना बनाया गया वो दरअसल कोई मिलिट्री का सामान, कोई त्यारे नहीं थे, बल्कि $20 लगाकर 3D पेंटिंग से बनाए गए ये जहाज थे जो कि दिखने के अंदर आसमान से बिल्कुल असली लगते थे। पर अमेरिकन ड्रोन्स की AI ने बेवकूफ बनकर जिनको टारगेट किया वो दरअसल पेंटिंग थी और इस पेंटिंग पर जो बॉम्ब गिराया गया वो $1 मिलियन से ज्यादा कीमत का था, जबकि ईरान ने इस पेंटिंग को बनाया होगा ज्यादा से ज्यादा $10 के अंदर। व्हाट अ स्मार्ट मूव। इस बात से बिल्कुल साफ है कि जिस अमेरिका को मूवीज के अंदर दुनिया के अंदर सुपर पावर होने का भरम बनाया हुआ है वो काबिल शिकस्त है, इसकी भी कमजोरियां हैं। इस मुल्क को भी घुटनों पर लाना पॉसिबल है, जैसा कि शाह फैसल ने अपने टाइम के अंदर किया था। बस जरूरत है तो इरादों की।